ये जो हमारा टॉपिक है ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप्स पार्ट थर्ड। इसके पहले हमने दो पार्ट पढ़ लिया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में हमने कॉर्न लॉस के बारे में पढ़ा था और उसमें ये जाना था कि किस तरह से कॉर्न लॉ का एवोल्यूशन होने से, कॉर्न लॉ को खत्म कर देने से किस तरह से वहाँ पे अनाज के रेट जो है, फूड ग्रेन्स के जो रेट है वो कम हो जाते हैं और जिसके वजह से कंजप्शन उसका बढ़ जाता है। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से यूरोप के जो या ब्रिटेन में ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री की ओर फोकस कर रहे थे, एग्रीकल्चर का काम उसने छोड़ दिया था और फिर वो जो उसका जो फूड ग्रेन का जो रिक्वायरमेंट था उसके वजह से वो अनाज बाहर से आ रहे थे, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की आबादी, ब्रिटेन की जो आबादी थी वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ा था। फिर पार्ट टू में हमने देखा था कि किस तरह से फ्लो ऑफ लेबर होता है, फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, फ्लो ऑफ ट्रेड होता है और लोग किस तरह से अमेरिका से बाहर जाते हैं, मतलब ब्रिटेन से बाहर जाते हैं अमेरिका तरफ काम के तलाश में, और वहाँ से वो लोग खेतों में जाकर उधर काम करते हैं और वहाँ से वो नए नए सेटलमेंट्स होते हैं, मतलब कि फूड ग्रेन्स वगैरह जो है वहाँ से वहाँ खेती होता है ब्रिटेन में और वो अमेरिका में, और वो यूरोप आता है। अमेरिका में ब्रिटेन के चलते अमेरिका में बहुत सारे सेटलमेंट्स बने, यानी कि वहाँ पे बंदरगाह बनाए गए, रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, जो यहाँ से लोग लेबर गए थे उसके लिए सेटलमेंट्स बने। तो हमने देखा था कि किस तरह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो इंटरकनेक्ट हो रहा था, किस तरह से पूरे वर्ल्ड को वो जोड़ रहा था। ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज जो हम पार्ट थर्ड इसका पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि बाय 1890 ईस्वी के बाद ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप। एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन रहा था। ठीक है। पूरे देश, पूरे दुनिया के देशों को, लगभग पूरे दुनिया के देशों को जोड़ने वाला ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी तैयार हो रहा था। और इसको ऐसा बनने में जो कुछ फैक्टर्स थे जो मदद कर रहे थे वो क्या थे? चेंजेस इन लेबर मूवमेंट। लेबर का मूवमेंट ज्यादा हो गया था, कैपिटल का फ्लोज हो रहा था, यानी पूंजी का भी आवाजाही हो रहा था, एटमॉस्फेयर बदल रहा था और टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो गया था, और जिसने कि ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को शेप लेने में मदद किया था। ये फैक्टर्स है। ठीक है। इन सारे फैक्टर्स के द्वारा एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी तैयार हुआ। इसमें से कौन कौन से चेंजेस हुए? चेंजेस टुक प्लेस इन इकोनॉमी। फूड नाउ कम फ्रॉम माइल्स अवे। अब जो है, पहले क्या होता था, ब्रिटेन वगैरह में सेल्फ सफिशिएंट तरह का सिस्टम था लगभग सारे देश का, कि जितने देश की रिक्वायरमेंट है वहीं के किसान उगाते थे और वहीं वो सप्लाई होता था। लेकिन अब क्या है कि फूड नाउ कम फ्रॉम माइल्स अवे। अब दूर दराज से फूड प्रोडक्ट्स आते थे, ग्रेन्स आते थे, फूड ग्रेन्स आते थे, क्योंकि ब्रिटेन के लोग खेती करना छोड़ दिए थे और ये इंडस्ट्री में लग गए थे और इनका रिक्वायरमेंट दूसरे देश के लोग पूरा कर रहे थे, और जिनको यहाँ पे काम नहीं मिला था ब्रिटेन में, वो माइग्रेट कर गए थे अमेरिका तरफ। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ ब्रिटेन से, यूरोप से 50 मिलियन लोग ने अपना घर छोड़ा था बेटर फ्यूचर की तलाश में। और पूरे दुनिया में अगर बात करें कि पूरे दुनिया से जो लोग इधर से उधर आ रहे थे, उधर से इधर जा रहे थे, तो 150 मिलियन लोग ने घर छोड़ा था एक दूसरे जगह सेटल होने के लिए, है ना। फूड नाउ कम फ्रॉम माइल्स अवे, कल्टिवेटेड बाय द वर्कर्स ऑन लार्ज फार्म्स हु वेयर न्यू टू दैट लैंड। और पहले क्या होता था कि किसान आसपास के विलेज से किसान खेती करते थे, अपने जमीन पे खेती करते थे और अपना वो प्रोडक्ट बेचते थे। अभी क्या हो गया
कि वर्कर्स माइग्रेट कर गए दूसरे जगह पर और वो वहां पे खेती कर रहे हैं जहां उसका वो अपना जमीन नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं, वहां पे खेती कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट होगा वो ब्रिटेन में बिकेगा या और यूरोप के दूसरे देशों में जाके बिकेगा और फायदा किसी और को होगा। ठीक है। Who were new to that land? Transportation and agriculture was connected. ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर कनेक्ट हुआ, क्योंकि मान लीजिए कि अमेरिका में खेती हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में खेती हो रहा है, तो वहां से तो सिर पे लाएगा नहीं ब्रिटेन, उसको लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना होगा ना। तो रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, शिप बनाए गए, कार्गोज बनाए गए, हार्बर्स बनाए गए, एक कंटिनेंट से दूसरा कंटिनेंट आना है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, तो ये सारा सेटअप बनाया गया और इसने किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को जोड़ा, शेपिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसी चक्कर में इंडिया का जो इकोनॉमी है वो भी शेप हुआ, उसका भी योगदान है वर्ल्ड ये ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इंडिया का भी योगदान है। इसका क्या योगदान है, कैसे है, देख लेते हैं। नेटवर्क ऑफ इरिगेशन बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। उस समय भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेटवर्क ऑफ इरिगेशन यानी कि कैनाल बनाया, जैसे कि डैम बनाया, डैम से फिर नहर निकाले गए, नहर को खेतों तक ले जाया गया ताकि हर खेत में पानी पहुंचा सके। और ये सिर्फ पंजाब के एरिया में, पंजाब, कुछ पार्ट राजस्थान के और हरियाणा वगैरह जो है, जहाँ पे कि सेमी डिजर्टेड एरिया था, यानी कि वो ज्यादा फर्टाइल नहीं था और डिजर्ट भी नहीं था, सेमी डिजर्ट था। सेमी डिजर्ट एरिया को फर्टाइल लैंड में बदला गया, किस तरह से, इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करके, डैम वगैरह बना के। और ये क्या किसने था, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने। और इस तरह से पंजाब में व्हीट एंड कॉटन कैन बी ग्रोन, इस तरह से वहां पे व्हीट वगैरह, व्हीट राइस का खेती किया गया। केनाल कॉलोनी पंजाब में है। उसी समय जो अंग्रेजों ने जो ये केनाल वगैरह डेवलप किए थे और वहां पे किसानों को लाके वहां पे बसाया था, तो उसको केनाल कॉलोनी कहा जाता है। एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट केनाल कॉलोनी, है ना। तो इसमें लिख देना है कि ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक इरिगेशन का नेटवर्क डेवलप किया था पंजाब वाले रीजन में, और वहां पे पीजेंट्स को लाके बसाया गया था, सेटल कराया गया था, तो इसी को केनाल कॉलोनी कहते हैं। तो व्हीट राइस के अलावा और भी कुछ क्रॉप्स थे जिनका की कल्टीवेशन हो रहा था, जैसे कॉटन कल्टीवेशन एक्सपेंडेड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स। कॉटन की खेती पर ज्यादा फोकस हो रहा था, व्हीट राइस पर तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ और भी क्रॉप्स थे जिन पर की ज्यादा फोकस हो रहा था, वो था कॉटन। क्योंकि अंग्रेजों ब्रिटिश को ने मशीनें बना ली थी और उस मशीन में कॉटन चाहिए था रॉ मटेरियल के रूप में, तो उसका यहाँ पे खेती इंडिया में उसने शुरू करवाया। और चूंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर उस तरह का था तो यहाँ पे हो सकता था, तो उसने कॉटन कल्टीवेशन पर ज्यादा फोकस किया और यहाँ पे कॉटन किसानों से उगाता था और वो सारा चीज वो ब्रिटेन ले जाते थे। ऐसा नहीं कि ये जितना भी चीज अंग्रेज यहाँ कर रहे थे वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे थे। ऐसा नहीं कि यहाँ कॉटन का कल्टीवेशन करके वो यहाँ के किसान को अमीर करना, मतलब कि धनी करना चाहते थे, और लगता था कि ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि ब्रिटिश कभी भी ये चाहते थे कि इंडियन जो फार्मर है वो रिच हो जाए। उसको अपना मोटिव था, यहाँ पे टेक्सटाइल मिल जो ब्रिटेन में थे उनको कॉटन चाहिए था, तो कॉटन के लिए उसने खेती यहाँ करवाना शुरू कर दिया। उसी तरह से रबर का भी जरूरत था उसको। ब्रिटेन में रबर नहीं उग सकता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उस तरह का नहीं है, तो रबर श्रीलंका और भारत जैसे देश में आसानी से उगाया जा सकते हैं। तो रबर का भी यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन यहीं पे हो सकता था, इसलिए यहाँ रबर की भी खेती उसने शुरू करवा दी। और
इस तरह से हम देखते हैं कि 1820 से लेकर 1914 तक, 1820 से लेकर 1914 के ईस्वी के बीच में वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम्स, 25 से 40 गुना व्यापार बढ़ा था 1820 से 1914 के बीच में, ठीक है। और नियरली नियरली 60% ट्रेड जो होता था वाज इन प्राइमरी प्रोडक्ट। इसमें 60% जो ट्रेड होता था उसमें क्या होता था, प्राइमरी प्रोडक्ट का, जैसे कि क्रॉप्स है, कॉटन है, रबर है, जो खेती से उगाए जा सकते हैं, और मिनरल्स वगैरह, कोल वगैरह जो नेचर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज 60% प्राइमरी प्रोडक्ट का ही ट्रेड होता था उस समय, ठीक है। तो अब लगता है कि आप ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी ने शेप लिया, कॉमन लॉ से लेकर अभी तक में ये सारा चीज हमने देख लिया कि किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी ने शेप लिया, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्या देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी को शेप करने में, शेप लेने में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या रहा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो मन में तो जरूर पूछना स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि वर्ल्ड ये ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बनने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको देखना है वीडियो को, और बुक में भी पढ़ना है, और जहाँ कहीं दिक्कत हो वो पूछना भी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।